तो आज हमारे सामने है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लेटेस्ट एनालिस्ट कॉल का ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये अक्सर पढ़ने में थोड़े बोरिंग। बिल्कुल, बहुत कॉर्पोरेट भाषा और मुश्किल आंकड़ों से भरे हुए हैं। वही, लेकिन इनके अंदर ना कंपनी के फ्यूचर प्लान्स का एक तरह से खजाना छिपा होता है और हमारा काम उसी खजाने को निकालना है। बिल्कुल, ये समझने के लिए कि भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी आखिर जा किस दिशा में रही है। हाँ, और इस ट्रांसक्रिप्ट को जब हम देखते हैं तो 3 बहुत ही साफ हिस्से नजर आते हैं। पहला तो है इनका कंज्यूमर बिजनेस, मतलब जियो और रिटेल, जो अब करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सही बात है। दूसरा है कंपनी का वो पुराना मजबूत आधार, तेल और पेट्रोकेमिकल्स। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है भविष्य पर लगाया गया सबसे बड़ा दांव, न्यू एनर्जी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों हिस्सों में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं कंज्यूमर बिजनेस से। यहाँ एक आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देता है, 515 मिलियन। हाँ, 51.5 करोड़ ग्राहक। ये जियो और रिटेल की ताकत का मतलब बेस है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है ना, कहानी इसके पीछे की तकनीक में है। बिल्कुल। जैसे जियो के 5G नेटवर्क पर कब्जा 65% है, जो शानदार है। लेकिन ये सिर्फ सस्ते प्लान की वजह से नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्होंने अपनी 4G और 5G टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। अच्छा, मतलब वो किसी और से खरीद नहीं रहे? नहीं, खुद बना रहे हैं। और जियो एयर फाइबर, जो बिना तार के घरों तक 5G स्पीड पर ब्रॉडबैंड पहुंचा रहा है, वो इसी इनोवेशन का नतीजा है। यहाँ एक पॉइंट है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैंने पढ़ा कि वे अपने 5G ग्राहकों को गूगल का जेमिनी प्रो AI टूल मुफ्त में दे रहे हैं। हाँ। अब बाजार में इसकी कीमत करीब 35,000 रुपए है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग खर्च लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। पहली नजर में लगता है कि जियो अपनी जेब से पैसा लगा रहा है, लेकिन असल में पैसा जियो की जेब से जा नहीं बल्कि आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, जियो अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि गूगल जैसी कंपनी अपने AI मॉडल को भारत के करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाने के लिए जियो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। ओके। और इसके लिए गूगल जियो को भुगतान कर रहा है। तो जियो के लिए ये लागत नहीं बल्कि कमाई का जरिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सर्विस का मतलब क्लासिक उदाहरण है। ये तो कमाल है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मतलब एक तरह की निर्भरता नहीं बन रही गूगल पर? कल को अगर गूगल ये डील बंद कर दे तो? ये एक जायज चिंता है, बिल्कुल। और ये हर प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक रिस्क होता है। लेकिन जियो का दाव उनके यूजर बेस के आकार पर है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का नेटवर्क, वो एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी ग्लोबल कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती। सही बात है। अगर कल गूगल हटता है तो कोई दूसरी AI कंपनी उस जगह को भरने के लिए लाइन में खड़ी होगी। समझ गई। मतलब असली प्रोडक्ट ग्राहक हैं। चलिए अब इसी के दूसरे हिस्से यानी रिटेल पर आते हैं। हाँ। ट्रांसक्रिप्ट में रिकॉर्ड रेवेन्यू की बात तो है, लेकिन ग्रोथ रेट वो 8% के आसपास है, जो थोड़ी धीमी लगती है। हाँ, अगर हम सिर्फ 8% का आंकड़े को देखें तो ये धीमा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक तकनीकी कारण है। इस बार त्योहारी सीजन मतलब दिवाली 2 तिमाहियों में बढ़ गया था। अच्छा। जबकि पिछले साल ये पूरी तरह से एक ही तिमाही में था। तो जब आप दोनों को मिलाकर देखते हैं तो ग्रोथ काफी अच्छी दिखती है। पर असली एक्शन जो इस 8% में छुपा है वो है क्विक कॉमर्स में। हाँ, क्विक कॉमर्स, जियोमार्ट। इस स्पेस में तो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए जला चुकी हैं। तो जियोमार्ट यहाँ क्या अलग कर रहा है? यही पर रिलायंस का वो अनोखा फायदा, जिसे ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी कहते हैं, वो काम आता है। ओमनी चैनल? हाँ, देखिए, ब्लिंकिट या ज़ेप्टो को हर शहर में डार्क स्टोर्स बनाने पड़ते हैं, मतलब ऐसे वेयरहाउस जहाँ से सिर्फ डिलीवरी होती है। और उसमें बहुत पैसा लगता होगा। बहुत ज्यादा। रिलायंस के पास क्या है? देश भर में 3000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स का नेटवर्क जो पहले से मौजूद है। वो इन्हीं स्टोर्स को मिनी वेयरहाउस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? क्या ये दावा भरोसे के लायक है? डिलीवरी का खर्च और पैकेजिंग का खर्च निकालने के बाद कंपनी पैसा कमा रही है। ओके। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर हर ऑर्डर फायदेमंद है। और ये क्विक कॉमर्स में लगभग अनसुनी बात है। उनका दावा इसलिए भरोसे के लायक लगता है क्योंकि उनका मॉडल ही अलग है। उन्हें जीरो से डार्क स्टोर्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं। समझ गए। तो एक तरफ ये कंज्यूमर बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, लेकिन रिलायंस की नींव तो उसके पुराने इंडस्ट्रियल बिजनेस में है। सवाल ये है कि जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, तो क्या उनका ये ऑयल टू केमिकल्स का कारोबार एक बोझ बन गया है? बिल्कुल नहीं। ट्रांसक्रिप्ट कुछ और ही कहानी बताती है।
देखिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए ग्लोबल मार्केट में पिछले कुछ समय से माहौल बहुत बहुत खराब था। मतलब? डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा। ज्यादातर कंपनियों के मुनाफे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन ऐसे माहौल में भी रिलायंस का प्रदर्शन मजबूत रहा, और इसकी वजह है एक बहुत ही स्मार्ट फैसला जो उन्होंने सालों पहले लिया था। और वो फैसला क्या था? उन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए मुख्य कच्चा माल, जिसे फीड स्टॉक कहते हैं, उसे नैफ्था से बदलकर इथेन कर दिया। नैफ्था से इथेन? हाँ, नैफ्था कच्चे तेल से बनता है और महंगा होता है। इथेन नेचुरल गैस से मिलती है और सस्ती होती है। आज रिलायंस की लगभग 75% क्षमता गैस पर आधारित है। ठीक है, तो उन्होंने अपना कच्चा माल बदल दिया। सुनने में एक तकनीकी बदलाव लगता है, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना बड़ा था? असर जमीन आसमान का था। जब नैफ्था इस्तेमाल करने वाले उनके एशियाई प्रतिस्पर्धियों का मार्जिन घटकर लगभग 0 हो गया, कई तो घाटे में चले गए। तब रिलायंस? उस वक्त भी ईथन इस्तेमाल करने की वजह से रिलायंस का कारोबार काफी मुनाफे में था। ये एक रणनीतिक दाव था जिसने उन्हें बाजार के भयानक उतार चढ़ाव से पूरी तरह शील्ड कर लिया। वाह, ये तो कमाल की दूरदर्शिता है। तो पुराने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे रिलायंस का मूनशॉट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। हाँ, न्यू एनर्जी। ट्रांसक्रिप्ट में उन्होंने इसे देश के लिए ऊर्जा परिवर्तन का जियो आंदोलन कहा है। ये सुनने में बहुत बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। और ये वास्तव में उतना ही महत्वाकांक्षी है। वे जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम बना रहे हैं। यह इंटीग्रेटेड शब्द सबसे जरूरी है। मतलब वो सिर्फ सोलर पैनल नहीं लगा रहे? नहीं, ज्यादातर कंपनियां चीन से सोलर पैनल खरीदकर यहां लगा देती हैं। रिलायंस ऐसा नहीं कर रहा। वो सोलर पैनल बनाने के लिए जरूरी हर चीज, रेत से बनने वाला पॉलीसिलिकॉन, अच्छा। फिर उससे बनने वाले वेफर्स, सेल्स और यहां तक कि पैनल पर लगने वाला स्पेशल ग्लास, सब कुछ खुद बना रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी सप्लाई चेन शुरुआत से आखिर तक उनके अपने कंट्रोल में होगी। बिल्कुल सही। ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ कार असेंबल नहीं कर रहे, बल्कि इंजन से लेकर टायर और नट बोल्ट तक सब कुछ खुद बना रहे हैं। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आएगी? कच्छ में उनके 5.5 लाख एकड़ के विशाल सोलर फार्म से। इस एकीकरण का मतलब है कि वे कल को चीन या किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। कोई भी जियोपॉलिटिकल तनाव या टैरिफ उनकी योजनाओं को पटरी से नहीं उतार सकता। ये सुनने में तो बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त क्या है? लागत, कॉस्ट। ट्रांसक्रिप्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका या यूरोप में इसी इकोसिस्टम को बनाने में 5 से 6 गुना ज्यादा लागत आएगी। 5 से 6 गुना ज्यादा? हाँ, भारत में कम लागत का फायदा, सरकार का सपोर्ट और उनका अपना इंजीनियरिंग स्केल, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसी कॉस्ट एडवांटेज देते हैं जिसका मुकाबला करना ग्लोबल लेवल पर लगभग नामुमकिन होगा। यही उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। लेकिन इस तरह के हाईटेक काम के लिए जो विशेषज्ञता चाहिए, वो कहाँ से आ रही है? ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने चुपचाप दुनिया भर से बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी कंपनियां खरीदी हैं। जैसे सोलर के लिए नॉर्वे की REC सोलर, बैटरी के लिए यूके की फरेडियन। वो इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी को भारत ला रहे हैं और फिर उसे अपने स्केल पर और बड़ा बना रहे हैं। तो आज हमने रिलायंस की कहानी के 3 बहुत ही अलग-अलग पहलू देखे। पहला, एक ऐसा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म जो इतना शक्तिशाली हो गया है कि गूगल जैसी कंपनियां उस पर आने के लिए उसे पैसे दे रही हैं। हाँ, दूसरा, एक पारंपरिक औद्योगिक बिजनेस जिसे एक चतुराई भरे रणनीतिक दांव ने बाजार की मुश्किलों से पूरी तरह बचा लिया। और तीसरा, ऊर्जा के भविष्य के लिए एक विशाल और साहसिक योजना जो पूरी सप्लाई चेन पर नियंत्रण करके एक अपराजय लागत लाभ बनाने पर आधारित है। बिल्कुल। ये वाकई में एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। और इस पूरी चर्चा से एक और दिलचस्प सवाल उठता है। ट्रांसक्रिप्ट में एक जगह उल्लेख है कि जियो का IPO बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। अब जरा सोचिए, जब ये विशाल तकनीक संचालित कंज्यूमर प्लेटफॉर्म जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, एक अलग कंपनी के रूप में बाजार में आएगा, तो क्या बदल सकता है? ये सिर्फ एक और टेलीकॉम कंपनी की लिस्टिंग नहीं होगी। तो ये क्या होगा? यह 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के डिजिटल इकोसिस्टम के मुद्रीकरण, यानी उससे पैसा बनाने की एक औपचारिक शुरुआत होगी। उस कंपनी का असली मूल्यांकन क्या होगा और वो भारतीय बाजार को कैसे बदलेगी, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।